आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम इसके कुछ बिंदुओं पर बात कर चुके हैं। आज हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता संसदात्मक प्रणाली है। भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रणाली को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। संसदात्मक प्रणाली को न केवल केंद्र स्तर पर बल्कि राज्यों के सरकारों के स्तर पर भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की सरकार कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यों के स्तर पर राज्यपाल नाम मात्र की या संवैधानिक कार्यपालिका हैं। वास्तविक कार्यपालिका केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और राज्य स्तर पर राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। मंत्रिपरिषद अपने पद पर तभी तक रह सकते हैं जब तक उसे संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को भंग करवा सकते हैं। संसद या राज्यों के मंत्रियों से संसद के सदस्य और विधानमंडल के सदस्य प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव रख सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद को हटा भी सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं और इसलिए कानून निर्माण के कार्य में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत विभिन्नताओं का देश है, इसलिए यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघात्मक शासन प्रणाली के कुछ लक्षण यहाँ की संघीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। पहला है लिखित व कठोर संविधान, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका जो संविधान की संरक्षक के रूप में कार्य करे। संघात्मक व्यवस्था की इन लक्षणों को भारतीय संघीय व्यवस्था में भी अपनाया गया है, लेकिन अन्य देश जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था से भारतीय संघात्मक व्यवस्था भिन्न है, क्योंकि यहाँ भारत में केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे लक्षण हैं जो संघात्मक शासन की बजाय एकात्मक शासन की ओर इंगित करते हैं, जैसे कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संसद अकेले ही संशोधन कर सकती है। नंबर 3, राज्यों का अपना कोई पृथक संविधान नहीं है। केंद्र व राज्य में शक्तियों का जो वितरण हुआ है उसमें केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति हैं। केंद्रीय सूची में 97 विषय हैं। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा या संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के पास है। इकहरी नागरिकता है, यहाँ पर इकहरी न्यायपालिका है, अखिल भारतीय सेवाएं आदि अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि संविधान को एकात्मकता की ओर ले जाती हैं। इस कारण भारतीय संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि यह देखने में तो संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता ये है कि ये संघात्मक है, लेकिन इसमें बहुत सारी विशेषताएं ऐसी पाई जाती हैं जो कि एकात्मकता के लक्षणों से युक्त हैं। भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को
44वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और अब 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण संविधान में होना चाहिए। भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट विशेषता है संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर ब्रिटेन की तरह संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात वहाँ की संसद जो भी चाहे वो किसी भी तरह का कानून बना सकती है। संसद के ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं है। भारत में यद्यपि संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को ब्रिटेन की तरह नहीं अपनाया गया है। संसद के ऊपर कुछ नियंत्रण है, जैसे संविधान का नियंत्रण है। संसद संविधान के अनुसार ही कानून बना सकती है। यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। यदि हम अमेरिका को देखें तो जहाँ ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, वहाँ अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। ब्रिटेन की संसद वहाँ किसी भी तरह का कानून पारित कर सकती है और उसको न्यायालय में किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती। अमेरिका में न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या व उसकी रक्षा का भार सौंपा गया है और सर्वोच्च न्यायालय के पास इतनी अधिक शक्तियाँ हैं कि आज सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान बन गया है। परंतु भारत में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाते हुए भी उसे अमेरिका के न्यायपालिका के समान स्थिति प्रदान नहीं की गई है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है, वह संसद के द्वारा पारित कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, परंतु संसद भी न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर सकती है। भारतीय संविधान की इस स्थिति के कारण ही ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अंतर्गत आयरलैंड से ग्रहण करते हुए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है। ये वो तत्व या सिद्धांत है जिन पर भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक नीति निर्धारित होती है। इन नीति निर्देशक तत्व हमारे शासन के लिए एक निर्देश देने का कार्य करते हैं, या वो आदर्श हैं जिन पर चलकर प्रशासन को परिस्थिति के अनुरूप कानूनों का निर्माण करना होगा। यद्यपि इन तत्वों को की संरक्षा के लिए नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकते, फिर भी इन्हें शासन के मूलभूत सिद्धांत स्वीकार किया गया है। कुछ नीति निर्देशक तत्वों के उदाहरण इस प्रकार हैं कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने चाहिए। उत्पादन के साधनों को कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन आदि दिया जाना चाहिए। ये सब शासन के लिए एक मूलभूत सिद्धांत या आदर्श हैं और हमारे संविधान निर्माताओं ने यह आशा की थी कि जो भी सरकार बनेगी वो नीति निर्देशक तत्वों में जो तत्व वर्णित हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेगी। और यदि हम देखें तो हमारे सरकारों के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था। संघात्मक शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है।
संसद या विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार को न्याय पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायालय को स्वतंत्र बनाने के लिए संविधान में अनेक प्रबंध किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। न्यायाधीशों को संसद केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटा सकती है। न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं और उनके कार्यकाल में उनको कम नहीं किया जा सकता। और न्यायपालिका ने इस प्रकार कई अवसरों पर अपनी स्वतंत्रता व निष्पक्षता का परिचय दिया है। नेक्स्ट विशेषता है एकल नागरिकता। हमारे यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, एक तो केंद्र की और दूसरे इकाई सरकारों की। अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि संघात्मक प्रणाली वाले देशों में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, परंतु भारतीय संघ में नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त अर्थात भारतीय नागरिकता ही प्राप्त है। ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि भारत में एकता और अखंडता बनी रहे और नागरिकों में प्रांतीयता, क्षेत्रीयता आदि संकुचित विचारों का उदय ना हो। भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता है अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था। संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रबंध किए हैं, जिससे वे बहुमत के अत्याचार के शिकार ना हो सकें। संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजाति के क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं में, विधानसभाओं में और अन्य क्षेत्रों में प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया था, जिसे समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। आंग्ल भारतीय लोगों को भी संसद व राज्य विधानमंडल में स्थान देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट विशेषता है वयस्क मताधिकार तथा वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार और सामाजिक समानता की स्थापना। भारतीय संविधान में के अंतर्गत यहाँ पर लोकतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है और लोकतंत्र शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है कि शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। शासन लोकतंत्र के अंतर्गत जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन संबंधी कार्य किया जाता है और इसके लिए नागरिकों को जो वोट देने का अधिकार है उसका आधार एक निश्चित उम्र को निर्धारित किया जाता है। यहाँ भारत में भी वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। प्रारंभ में मतदाता की उम्र 21 वर्ष थी, जिसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब सभी वयस्क जो नागरिक हैं उन सबको मत देने का अधिकार है और अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। हमारे यहाँ सामाजिक समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि सभी लोग समान होंगे और सभी को न्याय प्राप्त होगा। हमारे संविधान के यदि हम कुछ उपबंध देखें तो उनमें सामाजिक समानता पर बल दिया गया है। हमारे अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि किसी के आधार पर किसी के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमारे संविधान सामाजिक समानता प्रदान करना हमारे संविधान की एक मुख्य विशेषता है। इस तरह से यदि हम देखें तो हमारे संविधान की ये मुख्य विशेषताएं हैं जो कि अन्य देशों के संविधान से इसको अलग करती हैं।